मैं अमृता मैम। पिछले क्लास में मैंने आपको जो पिछला चैप्टर था खनिज एवं धातु उसके क्वेश्चन आंसर्स आपको बताए थे करने के लिए। आशा करती हूँ कि आप लोगों ने उसे कर भी लिया होगा। आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। आपका 5th चैप्टर है सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय। सूक्ष्म जीव से क्या मतलब होता है? इस चैप्टर में आप लोग क्या क्या पढ़ेंगे? सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय पढ़ेंगे, सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति एवं विशेषताएं, मतलब सूक्ष्म जीव हमें कहाँ पे मिलते हैं ये आप पढ़ोगे और उनकी क्या विशेषताएं होती हैं। कुछ सूक्ष्म जीव उपयोगी होते हैं, कुछ हानिकारक होते हैं, तो उनके क्या प्रभाव होते हैं, क्या बचाव होते हैं, वो हमें पढ़ना है। और सूक्ष्म जीवों से होने वाली बीमारियों के पढ़ना है, कारण पढ़ना है, उनके संक्रमण के तरीके मतलब फैलने के तरीके, बचाव और टीकाकरण और एड्स पढ़ना है। तो जैसा कि आजकल जो है आप देख रहे हो कोरोना जो है वो कोविड-19 वायरस से फैल रहा है और वो वायरस भी क्या है, एक तरह से सूक्ष्म जीव है जो कि हम लोग देख नहीं सकते। तो सूक्ष्म जीव वास्तव में होते क्या हैं? सूक्ष्म मतलब ये नहीं कि बहुत छोटा, बहुत ही छोटा, जो कि हम लोग अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते, अपनी आँखों से हम नहीं देख सकते। उनको देखने के लिए हमें अच्छे बहुत ही शक्तिशाली माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शियों का प्रयोग करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल आपको हम दे रहे हैं। जैसे कोई तालाब का पानी ले लीजिए, क्या आपको उसमें कोई जीव दिखाई देता है? नहीं। अगर उस तालाब के पानी की 2-4 बूंदों को लेकर के आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आपको उसमें कुछ तैरते हुए जीव दिखाई देंगे, जो कि हमारे क्या होते हैं, एक कोश की जीव होते हैं, जैसे अमीबा और पैरामीशियम आपको दिखाई देगा। तो जो अमीबा और पैरामीशियम होते हैं एक कोश की जीव होते हैं, जो कि जनरली कहाँ पे पाए जाते हैं? तालाब के गंदे पानी में पाए जाते हैं और वो हम अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते। उसको देखने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? सूक्ष्मदर्शी की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह से आप अक्सर देखते हो घरों में, जैसे हम लोग ब्रेड खाते रहते हैं, अगर मान लीजिए ब्रेड 3-4 दिन पुरानी हो जाती है, रखी हुई है, बाहर की ओर आपने डाल दी है या बरसात का समय है, तो आप देखिए उसमें ग्रीन कलर की फंगी लग जाती है, फंगल लग जाता है ना, कवक। तो वो भी आपका क्या है, एक तरह से सूक्ष्म जीव ही है, जो कि फंगस लग जाना, वो भी आपका क्या है, एक सूक्ष्म जीव है। कहते हैं ना ब्रेड ख़राब हो गई है, भुकड़ी लग गई है, सामान्य भाषा में लोग कहते हैं भुकड़ी लग जाना, तो वो सब भी आपका क्या है, सूक्ष्म जीव का ही। तो कुछ सूक्ष्म जीव जो होते हैं, अब जैसे दूध से दही बनता है तो उसमें भी बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं। तो क्या आप देखते हो कि अगर नेकेड आइज से तो हमें दही में कीड़े बैक्टीरियाज नहीं दिखाई देते, परंतु अगर आप उसको सूक्ष्मदर्शी से देखो तो आपको उसके बैक्टीरियाज दिखाई देंगे। तो यहाँ पर कुछ सूक्ष्म जीव तो हमारे फ़ायदेमंद है, जैसे दूध से दही बनने में दही वाला जो बैक्टीरिया है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, हम लोग खाते हैं उसको। परंतु अब जैसे ब्रेड में फंगस लग जाती है तो क्या वो हम खाते हैं? वो हमारे लिए नुकसानदायक है। तो कुछ सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो उपयोगी होते हैं, कुछ हानिकारक होते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय। तो सूक्ष्म जीव होते क्या हैं? बुक आप लोग के पास, सबके पास है, हम एक थोड़ा पढ़ा रहे हैं, फिर वो आप लोग रिवाइज कीजिएगा। तो सूक्ष्म जीव का सामान्य परिचय, हमारे आसपास अनेक प्रकार के पौधे एवं जीव जंतु पाए जाते हैं जिनसे हम परिचित हैं, मतलब जिनके बारे में हम जानते हैं, परंतु अनेक जीव ऐसे होते हैं जिन्हें हम देख नहीं पाते। ये जीव आकार में अत्यंत छोटे होते हैं, इन्हें सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि वर्षा ऋतु में जब नम ब्रेड या रोटी सड़ने लगती है तब इसकी सतह पर काले या हरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। इन धब्बों को आवर्धक लेंस से देखने पर यानी हैंड लेंस से देखने पर काले रंग की सूक्ष्म गोल संरचनाएं दिखाई देंगी। क्या आप जानते हैं ये संरचनाएं क्या हैं? क्या इनकी विशेषताएं हैं? यह अध्याय हम इन्हीं जीवों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे इस अध्याय में। तो सूक्ष्म जीव क्या है? इसके लिए क्रियाकलाप इन्होंने लिया है, क्रियाकलाप यानी एक्टिविटी की है। क्या किया है? रोटी या ब्रेड के टुकड़े को लेकर उसके ऊपर थोड़ा सा पानी छिड़क कर उसको नम कर दीजिए। फिर इस टुकड़े को किसी डिब्बे में बंद करके 4-5 दिनों के लिए रख दीजिए। ध्यान रहे कि डिब्बे को बार बार खोलना नहीं तो हवा जाएगी तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। 4-5 दिनों के बाद टुकड़े पर उग आई रचनाओं को हैंड लेंस की सहायता से अवलोकन कीजिए। अपने अनुभवों को कक्षा में चर्चा कीजिए। उपरोक्त क्रियाकलाप में आपको हैंड लेंस से देखने पर कुछ हरे स्लेटी रंग के धागे नुमा संरचनाएं दिखाई देती हैं। ये सूक्ष्म जीव होते हैं, इसे केवल आँखों से नहीं देखा जा सकता, इन्हें देखने के लिए हम सूक्ष्मदर्शी यंत्र की आवश्यकता पड़ती है। सूक्ष्म जीवों के बारे में यह धारणा बनी हुई है कि ये केवल बीमारियां ही फैलाते हैं, परंतु यह बात पूरी तरह सही नहीं है। सूक्ष्म जीव हमारे लिए उपयोगी भी हैं और हानिकारक भी, जैसा कि अभी हमने आपको बताया था।
ये कुछ एग्जाम्पल, कुछ चित्र बने हुए हैं सूक्ष्म जीव के, जैसे अमीबा, प्रोटोजोआन्स होते हैं जो तालाब के पानी में मिलते हैं, अमीबा है, ये पैरामीशियम है, ये विषाणु होता है, वायरस होता है। ये कुछ शैवाल होते हैं, एल्गी जैसे काई कहते हैं ना, वो शैवाल हैं आपके। ये कवक होते हैं, फंगस होते हैं जो आपके हरे रंग के उसके ऊपर लग जाती है, सफ़ेद रंग के रेड बेड पे लग जाता है। ये जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरियाज हमारे कुछ फ़ायदेमंद होते हैं और कुछ जो होते हैं हमारे नुकसानदायक होते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं कि सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति, यानी सूक्ष्म जीव हमें कहाँ पर मिलता है। तो सूक्ष्म जीव सर्वव्यापी होता है। सर्वव्यापी का मतलब हर जगह मिलता है, अर्थात ये हवा में, पानी में, मिट्टी में, पौधों एवं जंतुओं के शरीर के अंदर व बाहर सभी जगह पे पाए जाते हैं। ये अत्यंत विषम पर्यावरण एवं प्रतिकूल परिस्थितियों जैसे बर्फ, गर्म पानी के झरनों, समुद्र की तली, दलदल आदि जगहों पर भी पाए जाते हैं। इन अनेक सूक्ष्म जीव सड़े गले पदार्थों में मृतोपजीवी के रूप में रहते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव जंतुओं और पौधों के शरीरों के परिजीवी के रूप में मिलते हैं, मतलब दूसरे के शरीर के ऊपर पलते हैं। जैसे एंटामीबा हिस्टोलिटिका जो होता है, एंटामीबा हिस्टोलिटिका वो मनुष्य के आंत में परजीवी के रूप में होता है, जिससे हमें पेचिश नामक रोग हो जाता है। इसी प्रकार नींबू के पौधों पर जैंथोमोनस साइट्री नामक विषाणु कैंकर नामक रोग उत्पन्न करता है। अब तो सूक्ष्म ये परजीवी हो गए आपके, यानी दूसरे के ऊपर पल रहे हैं। सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण। सूक्ष्म जीव कितनी तरह के होते हैं? 5 तरह के, जैसा चित्र में हमने दिखाया था यहाँ पे वही है, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक और शैवाल। ये आपके क्या हो गए? प्रोटोजोआ, ये विषाणु, ये शैवाल, ये कवक, ये जीवाणु। तो जीवाणु क्या होता है? बैक्टीरिया जिसे हम लोग कहते हैं। ये एक कोशिकीय जीव होते हैं जो हवा, मिट्टी, जल सभी स्थानों पर पाए जाते हैं, परंतु नमी युक्त स्थानों पर इनकी संख्या जो है वो अधिक होती है। ये गोलाकार भी होते हैं, दंडाकार भी होते हैं, सर्पाकार भी होते हैं। और जीवाणुओं की कोशिका में केंद्रक नहीं पाए जाते। इनकी कोशिकाओं के चारों ओर कोशिका भित्ति होती है। कुछ जीवाणुओं की कोशिका अपने चारों ओर एक कठोर आवरण बना लेती है, जिसे हम लोग कैप्सूल कहते हैं। कुछ जीवाणुओं में एक या अनेक धागे जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसे कशाभित्ति कहते हैं। कशाभित्ति के द्वारा जीवाणु गति करता है और अनुकूल परिस्थितियों में जीवाणु में बहुत तेज़ी से प्रजनन की क्रिया होती है। प्रजनन यानी वो दूसरे जीवाणुओं को उत्पन्न करते हैं, जन्म देते हैं। साइनोबैक्टीरिया जो नीलहरित शैवाल होता है वो पहले शैवाल के समूह में रखा जाता था, परंतु अब इन्हें जीवाणु के रूप के साथ मोनेरा समूह में रखा जाता है। इनका रंग नीला हरा होता है तथा ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। दूसरे शब्दों में स्वपोषी होते हैं, मतलब वो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, तो स्वपोषी हो गए। इनकी कोशिका के चारों ओर श्लेष्मा का आवरण होता है। अनेक साइनोबैक्टीरियन में हेट्रोसिस्ट नामक एक विशेष कोशिका पाई जाती है। साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, इसलिए हमारे लिए उपयोगी होते हैं। स्पाइरुलिना नामक साइनोबैक्टीरिया का भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है। अब है दूसरा विषाणु। विषाणु क्या होते हैं? दरअसल सभी सूक्ष्म जीवों में विषाणु सबसे सूक्ष्म होते हैं। जैसे आप कोरोना वायरस जिसे हम लोग कहते हैं, वायरस मतलब विषाणु, तो वे न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन के बने होते हैं। ये पूर्ण परजीवी होते हैं। ये आपका किसी न किसी चीज़ के ऊपर ही पल सकते हैं और स्वतंत्र रूप में अपना विभाजन नहीं कर पाते हैं। प्रजनन के लिए इन्हें सदैव किसी जीवित कोशिका, यानी जैसे आपके कोई भी विषाणु जो होता है, जो वायरस होता है, वो उसके लिए कोई जीवित कोशिका की ज़रूरत होती है, तभी जाकर के वो प्रजनन कर पाता है, यानी वो नए विषाणु उत्पन्न कर सकता है। तो की आवश्यकता होती है। विषाणुओं द्वारा पौधों, जंतुओं तथा मनुष्यों में अनेक प्रकार के घातक रोग उत्पन्न होते हैं, जैसा मनुष्यों में चेचक, पोलियो, हेपेटाइटिस, डेंगू, चिकनगुनिया। अभी तक तो ये सब थे, अब आप देखिए कोरोना भी आ गया है ना, तो कोरोना भी जो है वो विषाणु जनित रोग होता है और बहुत ही खतरनाक है। अब इन्हें भी क्या जानते हैं? विषाणु की खोज दिमित्री इवानोव्स्की नामक रूसी वैज्ञानिक ने की थी, 1892 में की थी। विषाणु सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किसने खोज की थी, और विषाणु जो है वो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होता है। अब आता है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ भी सूक्ष्म जीवों का समूह होता है। इस संघ के जीव एक कोशिकीय होते हैं। इसमें केवल एक कोशिका होती है। ये जल, मिट्टी तथा जीवों के शरीर में पाए जाते हैं। प्रोटोजोआ संघ के जीव स्वतंत्र रूप से
या अन्य जीवों के शरीर में परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। प्रचलन के लिए विशेष संरचनाएं होती हैं, जैसे अमीबा में कूटपाद होता है, पैरामीशियम में सीलिया इत्यादि। कई बार इस संघ के कुछ जंतु मनुष्य में रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे भी हमने पढ़ा था एंटामीबा हिस्टोलिटिका जो है वो पेचिश नामक रोग तथा प्लाज्मोडियम द्वारा मलेरिया नामक रोग उत्पन्न होता है। अब आता है कवक। कवक क्या होते हैं? कवक को फफूंद भी कहते हैं, हम लोग फंगस कहते हैं। इन्हें अक्सर हम अपने घरों में ब्रेड, रोटी या अचार या चमड़े की वस्तुओं के ऊपर उगते हुए देखते हैं। बरसात के दिनों में कूड़े करकट पर उगने वाली छातेनुमा संरचना जो कुकुरमुत्ता के नाम से जानी जाती है, वो भी क्या होती है? कवक होती है। कवकों में अनेक लंबी धागे जैसी संरचनाएं होती हैं, जिसे कवक तंतु कहते हैं। कवक तंतु को एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय होते हैं और आपस में मिलकर कवक जाल बनाते हैं। कवक की कोशिकाओं में एक या अधिक केंद्रक पाया जाता है। कवक हमारे लिए लाभदायक तथा हानिकारक दोनों होते हैं। उदाहरण के लिए मशरूम भोजन के रूप में प्रयुक्त होता है। पेनिसिलियम नामक कवक से पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक दवा, एंटीबायोटिक दवा बनाई जाती है। पक्सीनिया नामक कवक गेहूं में रोग उत्पन्न करता है। मनुष्यों में कवक द्वारा उत्पन्न होने वाला रोग मुख्यतः दाद है, दांत फंगल इन्फेक्शन जो होता है। कई बार सिर में होने वाले दांत से व्यक्ति गंजा भी हो जाता है। सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जीवाणु रोगों से बचाव हेतु एक संवर्धन का प्रयोग कर रहे थे। अचानक उन्होंने संवर्धन तश्तरी पर हरे रंग की फफूंद की एक छोटी बीजाणु देखे। उन्होंने पाया कि यह फफूंद जीवाणुओं की वृद्धि को रोकता है। इस प्रकार बहुत सारे जीवाणु पेनिसिलिन नामक इस कवक द्वारा मारे गए और इस प्रकार फफूंद से पेनिसिलिन नामक औषधि का निर्माण हुआ। तो पेनिसिलिन को किसने डिस्कवर किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। अब आता है शैवाल। शैवाल जैसे हम लोग काई जिसे कहते हैं, हरे रंग की काई जम जाती है ना बारिश में, भैया। शैवाल को सामान्य भाषा में काई भी कहते हैं। ये सामान्यतः जल में पाए जाते हैं। कुछ शैवाल जैसे क्लोरेला, क्लेमिडोमोनास तथा डैम्प्स एक कोशिकीय होते हैं, परंतु अधिकांश शैवाल बहुकोशिकीय होते हैं। इनका शरीर सुकाए थैलस मतलब थैलेनुमा होता है तथा इनमें जड़, तना, पत्ती का अभाव होता है। क्योंकि हरे रंग के होते हैं इसमें, तो क्लोरोफिल पाया जाता है, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जीवाणुओं की तुलना में इनमें निश्चित केंद्रक पाया जाता है। शैवाल हमारे लिए लाभदायक है। ये भोजन तथा चारे के रूप में भी उपयोग किए जाते हैं। क्लोरेला नामक शैवाल से क्लोरिनिन नामक प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक दवा बनाई जाती है। सी फ्यूलरोस वायरमेंस नामक हरा शैवाल चाय की फसलों पर रोग उत्पन्न करता है। नदियों तथा समुद्रों में पाए जाने वाले डायटम्स उपयोग टूथपेस्ट, तापरोधी ईंट तथा वार्निश एवं पेंट बनाने में प्रयोग होते हैं। और जनरली समुद्र वगैरह में जो शैवाल होते हैं वो आपके समुद्री जीव को खाने के काम में भी आते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि ये जो है हमारे कितनी तरह के सूक्ष्म जीव होते हैं और सूक्ष्म जीव हमारे कहाँ पाए जाते हैं। तो इसको आज आप लोग रिवाइज़ कीजिएगा, फिर कल हम लोग इसको आगे नेक्स्ट क्लास में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।